तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी आईएम को, आईएम मतलब इंटरनेशनल मास्टर को हरा दिया है, ठीक है। और ये गेम हुआ था chess.com के ऊपर। जो लोग मेरा रेगुलरली लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो बहुत से लोगों ने उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम में देखा होगा, मैंने लाइव खेलकर इस आईएम के अगेंस्ट हराया था। आईएम का नाम है एंजेलिका बोर्सुक, ठीक है। भले उसकी एज ज्यादा है थोड़ी सी, वो 58 ईयर्स की आईएम है, प्लस शी इज अ WGM एज वेल, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक्यूरेसी भी पोस्ट किया है, मेरा 93 के एक्यूरेसी से गेम हुआ था, जो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत फैंटेस्टिक है। और उसकी एक्यूरेसी थी 86। और अगर आप भी ऐसा 90 प्लस एक्यूरेसी के गेम्स खेलते हो chess.com पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, एवरेज एक्यूरेसी। और आपकी 90 प्लस रहती है, आप 90 प्लस के एक्यूरेसी से गेम्स खेलते हो, तो शायद आप भी रेडी हो कहीं ना कहीं किसी आईएम को या किसी टाइटल प्लेयर को हराने के लिए। चलो देखते हैं यहाँ पर कि भाई गेम कैसे हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस पर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4 और मैंने एक्चुअली ब्लैक खेलकर हराया, तो बहुत ही मतलब मजा आ गया। प्लस मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी ऑन रखा है, तो आप हर पीस के मूवमेंट पर, हर मूव के साथ आप हर एक चीज और हर चेंज को देख पाओगे। मैंने यहाँ खेला मूव नाइट F6, पॉन C4, पॉन टू E6 और अब आया मूव नाइट टू F3। जब नाइट F3 आया ना इधर, तो ये अभी क्लियर नहीं होता है कि भाई एग्जैक्टली कौन सा ओपनिंग आने वाला है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से चांसेस है, तो इसलिए मैंने भी फ्लेक्सिबल ओपनिंग के तरफ गया। मैंने खेला मूव पॉन टू B6 कि भाई देखते हैं एक मूव और कि ओपोनेंट क्या खेलेगी। यहाँ उसने खेला नाइट C3, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से बिशप B4 खेलकर इसको निम्जो इंडियन डिफेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अगर नाइट C3 नहीं आता और उसकी जगह आता पॉन G3 बिशप G2, तो ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड ओपनिंग है जिसका नाम है कैटलान ओपनिंग, ठीक है। ये आ सकता था। सेकंड, बिशप G5 पॉन E3 खेलकर क्वींस गैम्बिट के जैसा स्ट्रक्चर बन सकता था, बट उसके लिए मुझे भी D5 खेलना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना ये क्वींस इंडियन डिफेंस जैसा स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। या नाइट C3 बिशप B4 आने के बाद उसने खेला मूव पॉन E3, मैंने कर लिया कैसल, बिशप टू D3, बिशप टू B7। अभी क्या कर रहे हैं, मैं भी और वो भी, हम बस हमारे पीसेस को डेवलप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसने कर लिया कैसल और मैंने यहां पर खेला मूव बिशप टेक्स नाइट। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि भाई बिशप टेक्स नाइट क्यों। वैसे यहां से पिन हट गया है इसलिए मैंने अभी किल किया, वरना अभी नाइट हट जाता था, मुझे बिशप टेक्स नाइट तो खेलना ही था। पॉइंट इज कि भाई यहाँ पर मैं बिशप दे रहा हूँ नाइट के लिए, शायद बहुत लोग इसको प्रीफर नहीं भी करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है सब लोग, मतलब सब नहीं बट बहुत से लोग ऐसा प्रीफर करते हैं कि नहीं बिशप ही रहने चाहिए, नाइट तो बिल्कुल ही नहीं, नाइट वर्सेस बिशप में तो बिशप ही चाहिए। ऐसे नहीं होता है। यहाँ जब उसका पॉन्टेक्स आ रहा है तो यहाँ पर डबल पॉन्स होके मैं उसको वीकनेस दे रहा हूँ। सेकंड चीज, सिर्फ यहाँ वीकनेस की बात नहीं है, यहाँ है कि पोजीशन क्या रह रहा है। यहाँ पर काइंड ऑफ क्लोज्ड गेम रहने के बहुत हाई चांसेस है। तो क्योंकि क्लोज्ड गेम रहने के चांसेस है, तो क्लोज गेम में प्रिफरेबल होता है कि आपके पास में नाइट्स हो। अब यहाँ पर मैंने खेला मूव पॉन टू D6 और मैंने यहाँ पर एरोज ऑलरेडी बना रखे, उसका एक रीजन है, ठीक है। अब एरोज मैंने इसलिए बनाए कि भाई आप सोचोगे कि पॉन D6 क्यों, क्योंकि मुझे नाइट को डेवलप करना था D7 पर। नाइट C6 पर मुझे डेवलप क्यों नहीं करता था, क्योंकि मुझे पॉन टू C5 ब्रेक करना है, प्लस खुद का बिशप आपको ब्लॉक क्यों करना है, ठीक है। ये तो आप नहीं करना चाहोगे। और ये कोइंसिडेंटली बुक मूव निकला। ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ तक के पूरा का पूरा प्रिपरेशन था, ये बस स्ट्रेटेजिकली मैं खेल रहा हूँ। मेरा स्ट्रेटेजी कहता है कि भाई बिशप को ब्लॉक मत होने दो, नाइट को तो डेवलप करना ही है, D4 के अगेंस्ट पॉन C5 ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बस जो छोटी मोटी बेसिक स्ट्रेटेजीज है उसके बेसिस पर गेम में खेल रहा हूँ। अब यहाँ से एटलीस्ट थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का क्या मेरा प्रिपेयर था, यस। अब यहाँ से प्रिपरेशन नहीं है, प्योर स्ट्रेटेजीज पे मेरे तरफ से तो गेम है। शायद उसका अभी भी प्रिपरेशन हो सकता है, तो वो मुझे नहीं पता। अब उसके तरफ से आया मूव क्वीन E2, मैंने मेरे नाइट को किया डेवलप D7 पे, पॉन टू E5। अब यहाँ पर सॉरी पॉन टू E4 और मुझे वो E5 नहीं आने देना है, वरना बहुत डेंजरस थ्रेट आएगा। तो मैंने खुद ही खेल दिया मूव पॉन टू E5 ताकि उसका E5 नहीं आना चाहिए। अब उसने खेला मूव पॉन टू H3, बहुत ही बढ़िया मूव। अब देखो जो हाइयर लेवल प्लेयर्स होते हैं ना, ये बहुत दूर का सोच के अभी से उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब H3 में ऐसा क्या खास बात है आप ये सोचोगे, तो भाई देखो फ्यूचर में आगे चलकर कोई बैक रैंक चेकमेट नहीं आने चाहिए, ठीक है। बैक रैंक चेकमेट से ये आपको ऐसा मूव बचा कर रखेगा। प्लस यहाँ पर मेरे नाइट जंप नहीं आ सकते, प्लस अगर मैं बिशप को, क्योंकि अभी आप देखोगे गेम में मैं रीराउट करने वाला हूँ दूसरे डायगोनल से, तो यहाँ से मेरा बिशप जाकर भी G4 पर नहीं बैठ सकता है। तो एक छोटा सा पॉन मूव और कितने सारे उसके फायदे।
अब यहाँ आया मूव रुक टू E8 और उसने खेला मूव पॉन D5 जो दिखा रहा है इनएक्यूरेसी। बाय द वे अगर आप चाहते हो कि भाई आप भी ऐसे एनालिसिस वगैरह कर पाओ तो मैंने लिंक दिया हुआ है, तो जिससे आप chess.com का मेंबरशिप ले सकते हो। तो उसके अंदर आपको सारे के सारे गेम्स आप आपके रिव्यू कर पाओगे, प्लस आपको उसमें अनलिमिटेड पजल्स भी मिलते हैं। और उसी के साथ में मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि 3 मेंबरशिप्स होते हैं, बट आप डायमंड वाले के लिए जाओ कि जो मतलब सबसे हाईएस्ट है। उसका एक मेन रीजन ये है कि भाई जो वीडियोस है, ठीक है, इसमें एक वीडियोस है, कोर्सेस है, तो वो भी आप अच्छे से उसको यूज कर पाओगे। दूसरा अगर आप कोई लेते हो तो आपको वीडियो कोर्सेज का यूज आप नहीं कर पाओगे, इस चीज को आप याद रख लो। प्लस आप मेरे लिंक से अगर मेंबरशिप लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। मैंने देखा है कि शायद हर किसी को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, बट डिस्काउंट नहीं भी मिला तो एक दूसरा बेनिफिट उसमें ये आ जाता है कि भाई आगे चल के जब भी मेंबरशिप का प्राइस बढ़ेगा तो वो आपके लिए नहीं बढ़ेगा, ठीक है, आपके लिए उतना ही रहेगा। आपने जो प्राइस में मेंबरशिप आज ली, 4 साल बाद भी अगर आप आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू रखते हो तो जो प्राइस आज आप दे रहे हो वही रहेगा। 4 साल बाद वाला प्राइस आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आप चाहे कौन सा भी मेंबरशिप लो, ठीक है। मैं तो रेकमेंड करता हूं लेना ही है तो डायमंड वाला लेना, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब पॉन D5 कंप्यूटर इसको इनएक्यूरेसी क्यों बता रहा है? कंप्यूटर का ऐसा है कि भाई कंप्यूटर चाहता है कि भाई आप टेंशन मेंटेन करो, नाइट D2 खेलो और टेंशन बढ़ाओ, ठीक है। बट ह्यूमंस क्या चाहते हैं, भाई थोड़ा सिंपल गेम हो जाए, इतना टेंशन क्यों सर पे पालना है, ये होता है ह्यूमन माइंडसेट। उसी रीजन से मैंने भी खेला मूव नाइट टू C8, सॉरी नाइट टू F8, ठीक है, C8 तो इधर है, नाइट टू F8, क्योंकि कंप्यूटर बोलता है अरे आगे जाओ ना, आगे जाके प्रेशर वेशर मारो। पर मेरा लॉजिक ये था कि भाई अगर मैं नाइट C5 जाता भी हूं, बिशप पे मैं प्रेशर दे रहा हूं, बहुत सही बात है, बट अगर मैं नाइट टेक्स बिशप मारूंगा और क्वीन टेक्स आएगा भी तो फायदा क्या है? मतलब मैं मेरा नाइट दे रहा हूं बिशप के लिए, जो मुझे क्लोज पोजीशन में तो नहीं देना है। क्लोज पोजीशन में मेरे लिए मेरा नाइट ज्यादा वैल्यूएबल है, प्लस ये बिशप इतना एक्टिव भी नहीं है। हाँ शायद इस बिशप के लिए अगर मैं कोई नाइट मेरा दूं तो शायद मैं उस बारे में सोचूं भी कि हाँ शायद मैं उसके लिए दे सकता हूं, लेकिन इस बिशप के लिए तो बिल्कुल नहीं, जहां पे ये बिशप ऑलरेडी पूरा लॉक्ड है। नाइट F8 रीजन है कि मुझे नाइट G6 से एक्टिव होना है, प्लस आप देख सकते हो कि बिशप का ये डायगोनल तो ब्लॉक हो गया, तो ये मेरा बिशप यहाँ पर अगर जितनी देर रहेगा वो ऐसा समझो किसी काम का नहीं है, वो बस पड़ा हुआ है इधर ही। तो मुझे इस बिशप को भी रीराउट करना है, तो ये डायगोनल खाली करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आया मूव बिशप टू E3, ग्रेट मूव, सारे उसके ओपनिंग प्रिंसिपल अभी हो गए कंप्लीट। मैंने भी खेल दिया मूव H6 ताकि उसके नाइट और बिशप का कोई थ्रेट ना आए, और मैं भी रेडी हूँ बैक रैंक चेकमेट नहीं आने के लिए। बट मेरा एक और छोटा सा प्लान है, वो छोटा सा प्लान ये है कि जरूरत पड़ने पर मैं मेरे नाइट्स को ऐसे या फिर F6 नाइट को ऐसे रीराउट करके आगे लेकर जा सकता हूँ। हायर लेवल गेम्स में मैंने देखा है ये प्लान, मैंने कोई तो हिकारू नाकामुरा के गेम में ऐसा कुछ तो एक बार प्लान देखा था, तो तब से ये प्लान मुझे बहुत पसंद आया था और मैं उसको ट्राई करता हूँ कि अगर सिचुएशन बनती है तो मैं उसको यूज करूँ। अब आया मूव पॉन टू G4 जो मिस्टेक दिखा रहा है। मुझे भी लगा कि भाई पॉन G4 क्यों, क्योंकि इसमें तो यार किंग वीक हो रहा है उसका। मैं बोला चलो ठीक है, वो तो IM है, उसको पता। मैंने खेला मूव बिशप टू C8, ठीक है, लॉजिकल मूव, थिंक करके मूव खेला गया वाला मूव है ये, ठीक है। तो जो लोग मतलब मेरे चैनल पर मेंबर्स है, ठीक है, मेरे चैनल का मेंबरशिप और chess.com का अलग है मेंबरशिप, तो जो लोग मेरे चैनल पर मेंबर्स है उनको अभी ये चीज पता होगी, अभी जो मैंने न्यू सीरीज डाली जिसका नाम है एनहेंस योर थिंकिंग प्रोसेस इन चेस, कि भाई थिंकिंग प्रोसेस मेरा पर्सनली खुद का कैसे वर्क करता है, और थोड़ा सा मैंने ये भी बात की है कि भाई ग्रैंड मास्टर्स अपना थिंकिंग प्रोसेस कैसे ये करते हैं। उसके अलावा मैंने और 3 वीडियो कोर्सेस, मतलब टोटल 4 वीडियो कोर्सेस मेरे चैनल पे मेंबर्स ओनली पर डाले हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज उसको भी चेकआउट करो। प्लस एडिशनली क्या होता है, ये जो मैंने मेंबरशिप वाले ये रखा है, तो जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको तो पता है कि जितना भी पैसा मेंबरशिप का कलेक्ट होता है ये मैं आप ही लोगों में, मेंबर्स में, ठीक है, मेंबर्स में उनका पैसा वापस बांट देता हूँ। 50% लोगों को 50% मेंबर्स को उनका पैसा वापस मिल जाता है, मतलब वीडियो कोर्स भी देखना हो गया और पैसा भी वापस मिल गया। वो टूर्नामेंट के थ्रू मैं करवा देता हूँ। डिटेल में आप देखोगे तो मेरे जो चैनल के पोस्ट्स वाला सेक्शन है उसमें आपको ये टूर्नामेंट से रिलेटेड भी सारी चीजें मिल जाएगी। तो चलो अभी आगे चलते हैं। मतलब ऐसे 50% लोग तो ऐसे कि जिनको मतलब फ्री में मेंबरशिप ही मिल गया, आप ऐसा समझ लो। नाइट उसने पीछे खेला अभी H2 पर, क्योंकि मेरा नाइट आगे आने वाला है, सब सारे के सारे अटैक्स होने वाले। मैंने खेला नाइट G6, उसने खेला मूव क्वीन टू D2, मैंने खेला क्वीन टू E7। दोनों के इनएक्यूरेसीज आ रहे हैं कंप्यूटर के वजह से, कंप्यूटर से, बट कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आप हर गेम तो खेल नहीं पाओगे या हर मूव ढूंढ नहीं पाओगे।
स्पेशली जब क्लोज्ड पोजीशन है और जिसमें सिर्फ प्लान बनाना है, जिसमें कोई ऑब्वियस मूव नहीं है, तो ज्यादा चांसेस है कि आप क्या ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पे इनएक्यूरेसीज करे। अब आया मूव पॉन टू F3। यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने सोचा अरे यार ये स्ट्रक्चर तो काफी वीक लग रहा है, ठीक है चलो उस पर टारगेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने खेला मूव नाइट H7। और आप देखो पीछे मूव आ रहा है लेकिन कंप्यूटर बोल रहा है भाई बेस्ट मूव खेल दिया, बेस्ट मूव खेल दिया। क्योंकि आप इसका लॉजिक समझो, यहाँ मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव रूक F2 और मैंने खेला क्वीन H4 जिससे पॉन पर प्रेशर है। उसने खेला मूव बिशप टू F1 और पॉन को बचाया। अब आप एक चीज देखो, जब ओपोनेंट के पीसेस ऐसे पीछे जा रहे हैं, भले ही वो डिफेंस करने जाए, ठीक है मैं मानता हूं कि मैंने कोई भी चीज यहाँ पर विन नहीं की है, मटेरियल अभी भी इक्वल है, लेकिन आप इवेल्युएशन बार को देखो, इवेल्युएशन बार ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई ब्लैक के लिए बेटर है पोजीशन। क्यों? पहली चीज तो अगर ओपोनेंट पूरी डिफेंस की तरफ ऐसे जा रही है, ठीक है अगर आपका ओपोनेंट डिफेंस में जाएगा पूरा तो वो अटैक कर नहीं पाएगा, तो मतलब कम से कम ठीक है खराब से खराब सिचुएशन में आप ड्रॉ तो कर लोगे, क्योंकि ओपोनेंट का अटैक ही नहीं आया तो आप हारने तो वाले हो नहीं, अनलेस आप ऐसा कोई ब्लंडर कर दो कि भाई आप जाके आपके सारे पीसेस फ्री में दे रहे हो, ऐसे तो आप नहीं करोगे। अब आया मूव पॉन टू F6। ठीक है मैंने F6 इसलिए खेला क्योंकि यहां मुझे थ्रेट था कहीं ना कहीं कुछ आ सकता है, प्लस मुझे नाइट को आगे भी खेलना था। उसने खेला मूव पॉन टू A4, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो सारा किंग साइड लॉक्ड है, तो अगर उसको काउंटर अटैक करना है तो काउंटर अटैक करना पड़ेगा क्वीन साइड से। अब मैंने बहुत सोचा कि भाई नाइट को आगे खेलूं या क्या खेलूं क्या नहीं खेलूं, कंप्यूटर के हिसाब से तो नाइट A5 अच्छा है, नाइट G5 भी अच्छा है, बट मैंने खेला मूव नाइट F4 पूरे कैलकुलेशन के साथ, और पूरे कैलकुलेशन के साथ ये दिखा रहा है ब्लंडर, बट मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा ब्लंडर है। दिखाता हूं मैं आपको क्यों। यहां मेरा कैलकुलेशन ये था कि बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स, ठीक है मैंने एक पॉन का सैक्रिफाइस कर दिया है, मैं मानता हूं मैं 1 पॉन डाउन हूं, वो भी आयम के अगेंस्ट मैंने 1 पॉन का सैक्रिफाइस किया। बट अब आ रहा है मूव नाइट टू G5। अगर मैं पहले खेल देता तो बिशप उसको मार देता ना और एक्सचेंज करना पड़ता, बट ये ना अब इस पॉन पे प्रेशर दे रहा है और इस पॉन को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन आपको ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, ये नाइट F4 खेलने से पहले पता होना चाहिए, वरना भाई आपकी वाट लग गई। अब उसने खेला मूव पॉन टू A5। ठीक है उधर भी ध्यान दो, ओपोनेंट के अटैक्स पे भी ध्यान दो, खुद के अटैक्स में ऐसा उलझे हुए मत रहो। मैंने खेला बिशप D7 कि भाई रुक्स तो कनेक्टेड रहे, क्योंकि पॉन टेक्स के बाद रुक ही तो रुक को बचाएगा। तो यहाँ एग्जैक्टली वही हुआ, पॉन्स का एक्सचेंज, रुक आ गया इधर A2 पर, ग्रेट मूव, क्या बात है, एक्सचेंज ऑफ रुक्स। अब मैंने मार दिया पॉन को, इनएक्यूरेसी बता रहा है बट भाई मटेरियल तो मुझे इक्वलाइज करना है। बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, और उसने बहुत ही अमेजिंग मूव खेला है अपन नाइट F1। भाई क्या ही बढ़िया मूव है। क्यों? अगर अभी मैं ध्यान नहीं दूं, ठीक है कुछ भी ऐसा आलतू फालतू सा मूव खेलूं, तो उसका मूव आ रहा है रुक टू H2 और मेरी क्वीन हो रही है ट्रैप। मैंने बोला भाई ये मूव मैंने देख लिया और मैंने खेला मूव क्वीन H4। ग्रेट मूव, ग्रेट मूव इसलिए दिखा रहा है कंप्यूटर क्योंकि वही एक मूव है जो इक्वल रखेगा पोजीशन को। अब उसने खेला मूव रुक टू A7, पॉन पर प्रेशर, वापस पहले खुद का साइड बचा लो, रुक C8, ग्रेट मूव अगेन, क्या बात है। नाइट टू G3, अब उसने कर दिया ब्लंडर। अब कंप्यूटर जब मैं खेल रहा हूं तब तो नहीं समझेगा ना कि भाई ब्लंडर हुआ है, तो अब यहां मैंने कैलकुलेट किया कि अच्छा मुझे नाइट G3 ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि नाइट यहाँ पर अंदर आना चाहता है, बहुत ही अच्छा प्लान है, बट मैं बिशप से एक्सचेंज कर सकता हूँ। बट यहां मैंने देखा भाई मेरे पास है मूव पॉन टू G5, क्वीन पे दे रहा हूं मैं प्रेशर, क्योंकि अभी यहां पर ना कोई लोग बोल सकते हैं कि अच्छा अगर उसने क्वीन नहीं हटाया और उसके नाइट से मेरे क्वीन पे अटैक किया, तो मतलब मान लो उसने नाइट इधर खेलकर मेरे क्वीन पे अटैक किया, तो अभी मैं क्वीन नहीं मारूंगा ना, अगर मैं क्वीन मार देता हूं तो फिर तो ये तो इक्वल ही हो जाएगा। मैं पहले दूंगा चेक, किंग जब खुद को बचाएगा तब मैं उसका क्वीन मार दूंगा, क्वीन अप अगेंस्ट आई एम, फुल्ली विनिंग पोजीशन आ जाएगा। तो यहां पर इसीलिए उसने ये मूव नहीं खेला, उसने खेला मूव क्वीन टेक्स पॉन। अब मैंने दिया क्वीन टेक्स नाइट चेक, किंग गया F1 पर। अब देखो कैलकुलेशन वापस कि भाई एक पीस तो मैंने विन कर लिया, बट यहाँ पर थ्रेट क्या है, यहाँ थ्रेट है कि भाई यहाँ पर कंटिन्यूअस चेक्स आ सकते हैं और कंटिन्यूअस चेक्स आकर मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने बोला भाई कंटिन्यूअस चेक्स कैसे आएंगे, एक तो क्वीन G6 रोकने का मुझे कोई अच्छा तरीका दिख नहीं रहा था, क्योंकि बिशप E8 से अगर आप क्वीन G6 रोकोगे तो शायद क्वीन E6 पे आकर चेक दे दे,
तो मुझे ना वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लगा। मैंने खेला मूव क्वीन H3 चेक और इस पॉन को बचाया। किंग मूव हुआ। अब मैंने बोला भाई चलो ठीक है, मैंने H6 को तो बचा लिया, 2 स्क्वायर्स है जहां से उसके रिपीटेशन चेक्स आ सकते हैं। मैंने खेला रूक F8 कि भाई आने दे क्वीन G6 से चेक, क्वीन G6 आएगा, किंग H8, कोई चेक और नहीं आएगा और यहाँ पर पॉन पे प्रेशर भी रहेगा, ठीक है। और उसने पॉन अगर तो मार ही नहीं सकती है वो, उसका क्वीन मर जाएगा। उसने खेला मूव रुक A8, ठीक है। अब देखो आयम है, आपको हर मूव को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो इनएक्यूरेसी बता रहा है, लेकिन जब आप गेम खेल रहे हो तो जब भी ऐसा कोई मूव आता है आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे ये तो 200 रेटेड ब्लंडर है। नो 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 नो, आयम के अगेंस्ट खेल रहे हो आप, हर चीज का याद रखो। मैंने अच्छे से कैलकुलेट किया कि भाई मैं रुक टेक्स मार सकता हूँ क्या, तो आंसर वॉज यस। आफ्टर कैलकुलेशन रुक टेक्स, क्वीन चेक क्योंकि मेरे पास था किंग F8, क्वीन चेक, किंग E8, देखो मैं भगा रहा हूं क्वीन को। उसने दिया क्वीन टू H8 चेक, किंग ऊपर गया E7 पे, उसने मार दिया मेरा रुक। कोई बात नहीं, मैंने भी रुक मारा था, उसने भी मार दिया। अब मैंने दिया चेक, किंग ऊपर, क्वीन टेक्स पॉन। मैंने क्वीन टेक्स पॉन यही सोच के मारा कि भाई अभी के अभी उसके पास कोई चेक नहीं है। क्वीन टू H8 आया, चेक, किंग मूव, बिशप टेक्स पॉन। कोई टेंशन नहीं है, अगर चेक्स आए भी तो कंटिन्यूअस चेक्स नहीं आएंगे, क्योंकि बात वही होती है जब क्लोज्ड पोजीशन होता है थोड़ा भी तो आप आपके किंग को भगा सकते हो। क्वीन चेक, किंग D8, क्वीन चेक, क्वीन से जैसे ही मैंने ब्लॉक किया यहां उसने कर दिया रिजाइन और मेरा फर्स्ट एवर विन आ गया आईएम के अगेंस्ट। वो देखो क्यों, उसने सोचा उसके पास एक ही अवेलेबल चेक है अभी, वो है क्वीन से, और किंग C8 जाने के बाद उसके पास चेक ही नहीं है, ठीक है, चेक ही नहीं है। मेरे पास एक्स्ट्रा बिशप और एक्स्ट्रा 2 पॉन्स है, तो इतना सब अगर मैं अप हूं, शायद मैं एक हाथ पॉन अप रहता तो शायद मैं नहीं जीत पाता या ड्रॉ हो जाता या हार भी जाता, कुछ भी हो सकता था, है ना, क्योंकि आईएम के अगेंस्ट खेल रहा हूं मैं। बट यहां पर जैसे ही इतना सारा मटेरियल मेरे पास अप है और यहां जब उसने फाइनली रिजाइन किया तब मैंने बोला भाई फर्स्ट टाइम एवर आईएम को हरा दिया मैंने। कैसा लगा आपको ये गेम मुझे कमेंट्स में बताओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।